नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे निदर्शन या प्रतिदर्श टॉपिक पर, जिसे इंग्लिश में सैम्पलिंग कहते हैं। मित्रों, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस पर 2 लेक्चर बनाने होंगे। ये पहला लेक्चर है और इसका दूसरा लेक्चर भी आएगा। डियर फ्रेंड्स, यदि किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 7054161270 पर कॉल कर सकता है। उसे कंप्लीट मैटर दिया जाएगा पीडीएफ में और उसे अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। आप यकीन मानिए कि आप अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन हमारे चैनल से आप देखेंगे। हालांकि हमारा चैनल अभी बहुत कलरफुल नहीं है, यानी कि जैसे मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूँ इत्यादि चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूरत ये नहीं कलरफुल होने की, ज़रूरत ये है कि आपके लिए उपयोगी क्या है। और तो इस लिहाज से आप अपने आप को ये देख लें कि आप कहाँ से ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। यदि किसी को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो ये गिवन नंबर्स हैं, इस पर कॉल कर सकता है और वो पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग पर कि सैम्पलिंग कहते किसे हैं। सैम्पलिंग जैसे एक ये पूरा जो है बास्केट है, इसमें से बहुत से पके हुए चावल हैं। मान लो इसमें ये एक कुकर है, इसको हम समझ लेते हैं कि चावल पकाए गए हैं। तो हम कैसे समझें कि ये पूरे चावल पके हुए हैं? तो उसमें से कोई एक चम्मच से 2-4 दाने निकालेंगे, उन्हें टेस्ट करेंगे मुंह में डालकर, और हम समझ लेंगे कि हाँ पूरे चावल पके हैं या नहीं पके हैं। तो सरल भाषा में एक इसका निदर्शन का मतलब होता है आकलन करना या अनुमान लगाना। अब मैं इसकी जो है डेफिनेशन बताता हूँ। निदर्शन समग्र का एक छोटा भाग होता है। वही बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये इसमें चावल हैं, एक छोटा भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएं पाई जाती हैं कि हाँ उस आधार पर हम बता सकते हैं। अब इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। जैसे गुडे एंड हॉट ने कहा कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। यह डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है। गुडे एंड हॉट कहते हैं कि किसी विशेष जो विस्तृत समूह है उसका एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधित्व है सैम्पलिंग। फिर एक डेफिनेशन पीवी यंग की है, पीवी यंग की है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं था। वो पीवी यंग कहते हैं कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है जिसमें से निदर्शन लिया जाता है। ये भी ठीक वही बात है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है सांख्यिकी समूह। बस इसी से आप इसको पहचान लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपकी ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो यानी कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का लघु चित्र है जिसमें से निदर्शन लिया जाता है। ठीक जो पहले डेफिनेशन दी थी उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है डियर फ्रेंड्स फेयरचाइल्ड की। फेयरचाइल्ड अपनी डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि निदर्शन वह प्रक्रिया या पद्धति है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से, विशिष्ट समग्र यहाँ कोड है, विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों या निरीक्षणों को निकाला जाता है। बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम अगर यांग के अनुसार देखें कि यांग क्या कहते हैं, यांग ये कहते हैं कि एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक भाग है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आधार क्या हैं, इसके निदर्शन सैम्पलिंग के बेस क्या हैं। तो ये समग्र की सजातीयता की बात करता है, यानी कि होमोजेनिटी है एक तरीके से ऑफ यूनिवर्स का, कि यानी कि समग्र का प्रतिनिधित्व, सरल भाषा में इसका ये मतलब है। दूसरा क्या है, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना, कि हाँ जो हम एक चुनाव लेंगे वो लगभग सभी पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। और तीसरा है उचित परिशुद्धता, यानी कि एश्योरिटी जो है, एडिक्वेट एक्यूरेसी होगी। ये बिल्कुल सही है। इतनी बात कहने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कि सैम्पलिंग का यूज हम क्यों करते हैं, हम इसे पढ़ते क्यों हैं,
सैम्पलिंग सिर्फ समाजशास्त्र में नहीं लिया जाता, बल्कि एक तरीके से ये संपूर्ण शोध पद्धति की आत्मा है। क्योंकि जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, थीसिस बनाते हैं, तो हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे समाजशास्त्र में हम दहेज प्रथा का अध्ययन करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। दहेज प्रथा का अध्ययन करना चाहते हैं, और ये अध्ययन हम करना चाहते हैं बेसिकली उत्तर भारत की और दक्षिण भारत के नातेदारी व्यवस्था का, और उसमें से आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, यानी वैश्वीकरण के दौर के जो युवा हैं, वो दहेज प्रथा के बारे में क्या राय रखते हैं, या वो वास्तव में कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं कि डिनाई करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि हम युवा चूँकि कह दिया गया, तो इसको हम युवा जो है हमें कहाँ मिलेंगे। अब मान लो हमने एक एज ग्रुप ले ली कि 18 से 30 साल के लोगों की राय हम जानना चाहते हैं, तो ये लोग मिलेंगे विश्वविद्यालयों में, और जो है डिग्री कॉलेज में मिलेंगे, इन सब जगहों पर मिलेंगे, पब्लिक जो है प्लेसेस पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक प्लेसेस पर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, डिग्री कॉलेजेस जाएंगे, वहाँ पर अब हम पूरे अपने भारत में जितने युवा हैं उस सबका अध्ययन तो नहीं कर सकते। तो मान लो हम एक यूनिवर्सिटीज़ गए, मान लो नॉर्थ इंडिया के दो चार जगह पर गए, जितने राज्य हैं सब जगह पर हम गए, और एक बड़े यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, हर राज्य के एक एक या दो दो यूनिवर्सिटीज़ में चले गए और वहाँ जाने की कोशिश करी। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप मान लो कि कुछ बीकॉम के, कुछ बीए के, कुछ बीएससी के, या एमकॉम, एमएससी, एमएड, बीएड, इस तरीके के युवाओं से आप मिलते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। आपके पास आंकड़े आते जाते हैं। इसी तरीके से आप दक्षिण भारत में करते हैं, दक्षिण भारत में करते हैं। तो जब आपके पास क्या होता है, इससे होता क्या है, सैम्पलिंग से आपका समय बचता है, आपका धन बचता है, और जो आंकड़े आपको मिलते हैं वो लगभग संपूर्ण समग्र की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसके आधार पर आप अपनी फाइंडिंग्स लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्योरिटी बहुत होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट उनसे जाकर मिलते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना क्यों ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ज़्यादा संभावना हो जाती है क्योंकि आप खुद उनसे जाकर मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं विशेषताओं के बारे में कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है समग्र का प्रतिनिधित्व, बार बार बता चुके हैं। पर्याप्त आकार भी मिल जाता है, ऐसा है नहीं कि आपने माइक्रो स्टडी करके एक जगह करके छोड़ दी। आप अपना एक क्षेत्र लेंगे और अलग अलग आधार पर उसको जानेंगे, तो पर्याप्त आकार भी हो जाता है। निष्पक्षता हो जाती है। निष्पक्षता इसलिए हो जाती है कि आप किसी को जानते नहीं डायरेक्ट कि कौन किस जाति, समूह, धर्म इत्यादि से आता है, तो आप ओपननेस होकर उससे बात करते हैं, वो अपनी राय रखता है। अगला तर्क पर आधारित होता है, बिल्कुल। तो चूँकि आपके क्वेश्चन होंगे जो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेट कर रहे होंगे, तो आप तर्क के आधार पर ही उनसे प्रश्न पूछेंगे, बाइस्ड नहीं होंगे, पक्षपाती नहीं होंगे। साधनों के अनुरूप होंगे, जो आप साधन का प्रयोग करेंगे उसकी अनुरूपता भी होगी, टूल टेक्निक्स वगैरह सब यूज करेंगे। अगला उद्देश्य के भी अनुकूल होंगे कि आप क्या फाइंडिंग्स चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस क्षेत्र में आपको आंकड़े चाहिए। तो आपको दहेज प्रथा के क्षेत्र में आंकड़े चाहिए, तो अवश्य उद्देश्य के अनुकूल आपको आंकड़े मिल जाएंगे। अब एक अच्छी जो निदर्शन प्रविधि है उसकी उपयोगिता क्या है या उसके लाभ क्या हैं, ये हम भी जान लेते हैं। तो पहला है समय की बचत होती है। भाई आप एक एक व्यक्ति से नहीं मिल सकते, तो आप यूनिवर्सिटी के सामने चले गए और आप अलग अलग गेट पर बात कर ली, समय की बचत होती है। धन की भी बचत होती है, जाहिर सी बात है, कम समय में ज़्यादा लोगों की सोच आपको सामने मिल जाती है। श्रम की भी बचत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की बात नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। फिर गहन अध्ययन है, और आप डायरेक्ट चूँकि पर्सनली बात करते हैं तो आप एक डीप नॉलेज ले लेते हैं, इस वजह से चूँकि आप प्राथमिक रूप से उनसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने डायरी पढ़ी, किसी किताब पढ़ ली और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिए, वहाँ से आंकड़े ले लिए। फिर परिणामों की परिशुद्धता होती है। परिणामों की परिशुद्धता इस रूप में होती है कि जो अध्ययन करता है वो जिस क्षेत्र में अध्ययन कर रहा है उससे संबंधित यूनिट्स में ही जाएगा।
अब वो हर किसी से नहीं आंकड़े लेने लग जाएगा। अगला, तथ्यों की पुनर्परीक्षा भी हो जाती है, मतलब एक तरीके से रीचेकिंग कैसे हो जाती है तथ्यों की, कि अगर निष्कर्ष की विश्वसनीयता को हमें ज्ञात करना है तो उसकी पुनर्परीक्षा हो जाएगी। कुछ इकाइयों का चयन करना चूँकि सरल हो जाता है। अगला, प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इस तरीके से कि जो निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण प्रबंध एवं प्रशासन के आयोजन में संगठन की सुविधा रहती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे निदर्शन की सीमा। अब इसकी कुछ अपनी कमियां भी हैं, यानी दोष, सीमा या दोष, लिमिटेशंस या डिमेरिट्स। तो पहला है पक्षपात की संभावना, ये एक संभावना बनी रहती है। और ये सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं मित्रों, संपूर्ण जो ह्यूमन साइंस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इन सब में देखी जाती है। क्योंकि यहाँ पर मशीनें अध्ययन नहीं करती, मनुष्य अध्ययन करता है। तो मनुष्य यदि किसी जाति, धर्म, लिंग, जेंडर इत्यादि से बाइस्ड है तो वो कभी कभी पक्षपाती हो जाता है। तो ये कोशिश की जाती है, इसलिए पुनर्परीक्षा की इसलिए बात की जाती है कि वही फाइंडिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो पक्षपात की संभावना थोड़ा रहती है। अगला पॉइंट है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। अब वो कैसे कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे कोई सैंपलिंग तभी उपयुक्त होती है जब समग्र का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन ये एक समस्या अपने आप में इस तरीके से है कि निदर्शन की विधियों का अच्छी प्रकार से हमें ठीक से ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी विधियां हैं। कोई एक ही विधि नहीं होती है सैंपलिंग की, तो उन सारी विधियों को हमें लगाना पड़ेगा। यानी कि जरूरी नहीं कि अगर एक तरीके से लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम दूसरी तरीके को अपना लेंगे, दूसरी शैली को अपना लेंगे। आफ्टर ऑल हमें जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है सैंपलिंग चाहिए। अगला, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको सैंपलिंग के सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए, कि जैसे सरल दैव निदर्शन, सीमित दैव निदर्शन, है ना, लॉटरी मेथड, ग्रिड मेथड, कार्ड मेथड, सुविचार निदर्शन, ये सारे मतलब स्वयं चयनित निदर्शन, अभ्यंस निदर्शन, बहुत सी चीज़ें आपको ये सब पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो नहीं हो पाता है। अगला, निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई, यानी कि कोई व्यक्ति कायम रह सकता है कि नहीं रह सकता सैंपलिंग पर, वो कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रहा है, सैंपलिंग जगह क्वेश्चनियर पर तो नहीं चला जा रहा है, कंटेंट एनालिसिस पर तो नहीं चला जा रहा है। तो और निदर्शन की असंभावना, कभी कभी क्या होता है कि सैंपलिंग करने में दिक्कत भी होती है। जैसे असंभावना इस तरीके से, इम्पॉसिबिलिटी इस तरीके से हो जाती है, जैसे कई प्रकार के जो अध्ययन होते हैं उनकी गणना संभव नहीं हो पाती। जैसे जब समग्र बहुत छोटा हो, यानी कि पूरा जो सैंपलिंग साइज है वो छोटा हो, उसमें बहुत ज़्यादा विविधताएं हों और उसमें एक तरीके से होमोजेनिटी ना हो, हेट्रोजेनिटी हो, तब उसकी जो शुद्धता का परिमाण लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे 100 लोग हैं और 100 लोग 100 प्रकार की जो है जातियां हैं। अब ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो मान लो डबरी को पसंद भी करता होगा, दहेज को पसंद करता होगा, तो ऐसे में जो फाइंडिंग्स होती हैं वो बहुत मुश्किल भरी हो जाती हैं। तो ये इसकी चुनौतियां हैं। अब निदर्शन के चुनाव की हम लोग प्रक्रिया पर बात करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्रम से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। पहला क्या है, समग्र का निर्धारण। इसमें कहा गया है निदर्शन का चुनाव भी उत्तम निदर्शन का एक पक्ष है। ठीक है, अब ये कैसे कि हम समग्र का निर्धारण कैसे करें, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे करें। यानी कि समग्र तो अनिश्चित भी हो सकता है और निश्चित भी हो सकता है। हमें तो तय करना पड़ेगा ना हम कितना बड़ा साइज लें, यानी एक गांव लें कि नगर लें कि पूरा देश ले लें कि महानगर के छात्र लें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। एक तो ये पहली बात। दूसरा है निदर्शन की इकाई का निर्धारण, यानी कि जो हम समग्र है यानी जो यूनिवर्स है उसके जो निर्धारण के बाद दूसरा चरण आ जाता है। तो इसमें हम ये जानते हैं कि हमारे निदर्शन की यूनिट क्या है। जैसे उसमें 4 प्रकार की यूनिट्स आ जाती हैं। पहली यूनिट है भौगोलिक, जियोग्राफिकल। इसमें क्या है, देश,
राज्य, जिला, ये सब चीज़ें। दूसरी यूनिट क्या है? भवन, जैसे भवन संबंधी, परिवार, स्कूल, क्लब, चर्च, समितियाँ। तीसरी यूनिट क्या है? समूह संबंधी, जैसे राजनीतिक पार्टी, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, ये सब चीज़ें। और चौथी है व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक जो है उसके अंतर्गत जैसे आ जाती स्त्री, पुरुष, ये सब चीज़ें। अगला है मित्रों निदर्शन के स्रोत का निर्धारण। निदर्शन के स्रोत का निर्धारण, इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे जो समग्र है, जो यूनिवर्स है, उसकी समस्त इकाइयों के नाम होते हैं कि नहीं, और उनकी एक सूची है कि नहीं। जैसे जनगणना रिपोर्ट, टेलीफोन डॉक्यूमेंट्री, वेतन वितरण सूची, क्रेडिट कार्ड, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी सीरीज। तो उसके स्रोत का निर्धारण भी तो हमें ठीक तरीके से होना चाहिए। अगला निदर्शन के आकार का निर्धारण भी हमें करना है। तो निदर्शन के आकार का यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग साइज का हम ऐसे निर्धारण करेंगे कि पहला तो यह है कि निदर्शन का आकार बहुत छोटा या बड़ा है कि नहीं, इसको हम जानेंगे। निदर्शन की संख्या एवं प्रकृति के अनुरूप उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं, इसको हम जानेंगे। जैसे समग्र की सजातीयता एवं विषमता के बारे में, अध्ययन की प्रकृति के बारे में, अध्ययन की विधि के बारे में, है ना, ये सब चीज़ों को जानने की कोशिश की जाती है। अगला है निदर्शन पद्धति का चुनाव। तो निदर्शन पद्धति का चुनाव एक बेसिकली निदर्शन चयन प्रक्रिया का ये लास्ट फेज होता है, 5वां चरण है। तो इसमें हम आखिर कौन सी विधि का चयन करें, उसकी हम प्रकृति कैसी रखें, उसमें हमें ये भी देखना है कि समय और धन कितना खर्च हो रहा है, ये सब कुछ हमें ठीक से पहले से जानना होगा। तो उन सब चीज़ों को हमें देखना होता है। आगे लोग मित्रों बात करते हैं निदर्शन के प्रकार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, निदर्शन के प्रकार। अब यहाँ पर 2 प्रकार के मुख्यतः निदर्शन मिलते हैं। नंबर 1 संभावित निदर्शन और नंबर 2 है असंभावित निदर्शन। और संभावित निदर्शन के अंदर 3 प्रकार मिलते हैं, 1, 2 और 3। पहला क्या है? सरल दैव निदर्शन, दूसरा है लॉटरी निदर्शन, तीसरा है कार्ड निदर्शन, चौथा है ग्रेड निदर्शन। और दूसरा है सरल दैव निदर्शन हो गया, फिर सीमित निदर्शन हो जाता है, फिर अन्य निदर्शन हो जाते हैं। तो ये जो सीमित दैव निदर्शन है ये दूसरा प्रकार हो जाता है। फिर तीसरा प्रकार हो जाता है, इनकी व्याख्या की जाएंगी मित्रों। तीसरा अन्य दैव निदर्शन भी है। तो इसमें इसके अंदर कुछ नियमित अंकन, मतलब लिमिटेड हम साइज उसको ले रहे हैं कि नहीं, स्ट्रेटिफाइड है कि नहीं है, या वर्गीकृत निदर्शन, ये देखते हैं। और फिर असंभावित निदर्शन में मित्रों हमें ये देखना पड़ता है कि इसको हम कैसे मैनेज करें। तो पहला इसके अंतर्गत आता है सुविचार निदर्शन। सुविचार निदर्शन के अंदर क्षेत्रीय निदर्शन, पुनरावर्ती निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन और अनियमित निदर्शन आ जाता है। और दूसरा है, पहला तो सुविचार निदर्शन हो जाता है, दूसरा मित्रों है सुविधापूर्ण निदर्शन, सुविधापूर्ण। और तीसरा है स्वयं चयनित निदर्शन। और चौथा है अभ्यंस निदर्शन, यानी कि कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। अब ये तो शायद अभी नहीं समझ में आया हो, लेकिन अब इनकी व्याख्या की जाएगी तो ये सब आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। अब देखो हमने सबसे पहले ले लिया है संभावित या दैव निदर्शन, इसकी एक एक की व्याख्या की जाएगी। इसमें क्या कहा गया कि इसमें अब देखो रैंडम सैंपलिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग, यानी कि एकाएक जो है चुन लेना। इसमें क्या है कि समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान अवसर होते हैं। जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें टीचर बैठे हैं और रैंडम सैंपलिंग ऐसे, और मान लो कि DIOS आया और उसने किसी एक लड़के को उठाया और उससे कहा कि जो है आप ABCD सुनाओ।
अब मान लो बच्चा नहीं सुनाता पाता है, तो ये होगा कि इस जो टीचर नहीं ठीक से पढ़ा रहा है, या सुना लेता है तो ये होगा कि अच्छे से पढ़ा रहा है। तो इसे कहते हैं रेंडम सैम्पलिंग, पूछ कर नहीं एकाएक जो है ले लेना, इसको दैव निदर्शन या रेंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ऐसे ही आपको याद रहेगा, चूँकि अभी जब पढ़ेंगे लाइन टू लाइन आपको क्लियर शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर होते हैं, बिल्कुल। व्यक्तिगत महत्व की जगह संभावना को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति को निदर्शन में आने की समान स्वतंत्रता होती है। मैंने कहा ना कि औचक रूप से लेना। अनुसंधान करता है, इस पद्धति से अनुसंधान करता है, वो निष्पक्ष चुनाव करता है, वो नहीं जानता कि कौन किस जाति धर्म वर्ग के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से एकदम ठीक तरीके से। अब निदर्शन के चुनाव की विधियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो संभावित निदर्शन है या दैव निदर्शन है, इसके चुनाव की विधि क्या है। दैव निदर्शन के चुनाव की विधि क्या है? तो पहला है मित्रों सरल दैव निदर्शन, दूसरा है सीमित या स्तरीकृत दैव निदर्शन, और तीसरा है बहुस्तरीय दैव निदर्शन। तीन हैं ये। इसमें बढ़ते हैं। जो पहली पद्धति ही बहुत ही ज़्यादा प्रचलित पद्धति है, यानी सरल दैव निदर्शन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसकी परिभाषा जानते हैं कि गुडे एंड हॉट इसको कैसे बताते हैं। गुडे एंड हॉट कहते हैं कि जो दैव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव में समान संभावना प्रदान करती है। अब इसको हम और सरलता से बताते हैं। जैसे मान लो कक्षा में हम लोग एग्जाम देते हैं, तो अब जैसे मान लो एक ये ऐसे हम बिठाएं, हिंदू क्लास में बच्चे बैठे हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई। अब वैसे फिर शुरू कर दें, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई, ताकि एक तरीके से सबके चुने जाने की समान सिंपल संभावना हो, किसी भी के प्रति कोई बायस्ड ना हो। ये है इसका। अब इसकी हम लोग विशेषताएं जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है इसमें सभी के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, जैसे लॉटरी विधि होती है। अब लॉटरी विधि अब प्रश्न आ जाएगा, लॉटरी विधि कैसा निदर्शन है? तो सरल दैव निदर्शन है। दूसरा, इसके प्रत्येक इकाई का चुनाव स्वतंत्रता से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, निदर्शन में विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। ऐसे में चूंकि अब रेंडमली चुने गए हैं तो विश्वसनीयता का गुण पाया जाएगा। अगला, चुने गए निदर्शन प्रतिनिध्यात्मक होते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सब लोग समान चुने जा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, तीन पद्धतियां होती हैं। पहला मैंने बताया है लॉटरी विधि, दूसरा है कार्ड या टिकट विधि, और चौथा है ग्रिड विधि। अब इनकी व्याख्या मैं कर देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ डिटेल एनालिसिस नहीं की है, लेकिन अभी कर देता हूँ। जो लॉटरी मेथड है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक कागज़ है, उसको मोड़ लिया गया और उसमें कोई एक टोकन नंबर लिख दिया गया और किसी बर्तन बॉक्स या झोले में डाल दिया गया और उसको एकदम से हिला दिया गया ताकि कोई भी नाम उसके अंतर्गत आ जाए। तो जितनी इकाइयाँ निदर्शन में सम्मिलित हैं और उसमें से प्रत्येक इकाई को उसमें से चुन लिया जाता, जो है प्रत्येक इकाई में से कोई भी एक ऐसे रेंडमली हाथ डालकर चुन लिया गया। तो ये हो गया लॉटरी मेथड, जो आप सभी को पता है। दूसरा, कार्ड या टिकट प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जो कार्ड प्रणाली है वो लॉटरी विधि का ही परिवर्तित रूप है। इसमें होता क्या है कि समग्र इकाइयों के नाम नंबर एक मतलब जो है साइज में कार्ड में लिख लिए जाएंगे और इन कार्डों को एक ड्रम में डाल के हिला दीजिए या एक बॉक्स में डालकर हिला दीजिए, और उसके बाद दूसरा कार्ड उसके बाद आप उसमें से कार्ड निकालिए। तो जब जो कार्ड निकलेगा वो एक तरीके से ये इस कार्ड या टिकट मेथड माना जाएगा। और तीसरा है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा कि इस विधि का जो प्रयोग करेंगे उसे भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। जैसे मान लो ये गांव है, इसमें
यहाँ पर यादव बसते हैं, यहाँ पर कुर्मी बसते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण बसते हैं, यहाँ पर जो है कोई अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, यहाँ जनजाति के लोग रहते हैं, यहाँ मान लो कुशवाहा रहते हैं, यहाँ मान लो कोई ऐसे सोनी रहते हैं, यहाँ सैनी रहते हैं, ऐसे मान लो यहाँ पर जो है मौर्य रहते हैं, और यहाँ पर मान लो मिश्रा जी रहते हैं। इतने लोग मान लो अलग अलग रहते हैं। अब आपको जानना है कि गांव में हम अलग अलग जातियों का अध्ययन करते हैं कि उनकी राय क्या है। तो इसके लिए आपको एक पूरी आपको ये, अब जैसे आप गए तो आपको तो पता नहीं गांव में कैसे लोग रह रहे हैं, तो पहले से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। या कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक लेन में पूरे में एक जाति रह रही है, एक लेन में पूरे में एक जाति रह रही है, एक लेन में पूरे में एक जाति रह रही है, और आपको मान लो सामाजिक दूरी के सिद्धांत को जानना है कि सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक दूरी कैसे काम करती है। ये कोरोना वाली सामाजिक दूरी नहीं, एक सामाजिक दूरी जो है ये बेसिकली रॉबर्ट टी पार्कर का कंसेप्ट है, सिमल ने भी इसमें काम किया है। तो उस सामाजिक दूरी को लोग कैसे एक जाति या एक धर्म से दूसरी जाति या धर्म के प्रति लोग उतनी भावना नहीं रखते, उसको आप जानना चाहते हैं। तो मान लो आपने एक जाति ब्राह्मणों की जानी, एक जाति क्षत्रियों की जानी, एक जाति एक मतलब वर्ण वैश्यों का, फिर एक शूद्रों का, उससे रिलेटेड जातियां हैं, तो उनका आप अध्ययन अलग अलग वर्गाकार मेथड से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग दैव निदर्शन जो प्रणाली है उसके लाभों के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो लाभ है वो है कि समग्र के चुने जाने के समान अवसर, जो बहुत बार आपको पता है। यह वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल वैज्ञानिक विधि जैसे काम करती है। फिर अगला है ये सबसे सरल विधि है, बिल्कुल सही है। रैंडम सैंपलिंग सबसे सरल है, समग्र में से कोई चुन लीजिए औचक रूप से। फिर निष्पक्षता का गुण इसमें मौजूद होता है, चूँकि आप औचक रूप से चुन रहे हैं तो आपको किसी की जाति धर्म ये सब कुछ पता ही नहीं है। इसमें समय धन श्रम इन सब की बचत हो जाती है। अब इसके दोष जान लेते हैं, कुछ इसकी खराबियां भी हैं। पहला दोष क्या है, कई बार समग्र की सूची की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती, तब फिर क्या करिएगा, ये एक मुश्किल है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक जाति वर्ग के लोग को उस सूची में डाले ना जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, यदि समग्र बहुत छोटा हो और कुछ इकाइयां महत्वपूर्ण हों तो इसका इस निदर्शन में समावेश बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, लेकिन यह विधि ठीक नहीं होती है। अगला है अधिक विविधता की स्थिति में यह विधि ठीक नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मान लो बहुत सी जातियां हैं जहां हर जाति के लगभग एक आध लोग हैं, तो वहां पर उनकी थिंकिंग क्या है वो नहीं है। मान लो कोई एक जाति का एक ही व्यक्ति है, उसकी राय बड़ी नकारात्मक है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा समग्र का निर्धारण करना। अगला, समग्र का विस्तार अधिक हो और इकाइयां दूर दूर तक फैली हों, तब भी उनमें संपर्क करना कठिन हो जाता है, ये भी सही है। अगला, विकल्प की संभावना नहीं होती है, विकल्प के लिए इकाइयों में परिवर्तन आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में यह विधि अवैज्ञानिक हो जाती है। कैसे, अगर मान लो विकल्प की संभावना नहीं है और उसके लिए परिवर्तन करना पड़े, मान लो किसी गांव में कुछ जातियां हैं और कुछ हैं ही नहीं, तो आपको आप या तो अगले जाओ तो वहाँ की उस गांव की मानसिकता और अगले गांव की मानसिकता में हो सकता है अंतर हो जाए, तो ये मुश्किल हो जाता है। आगे आते हैं मित्रों, अब दूसरे पद्धति पर जानते हैं। इसे कहते हैं हम लोग सीमित दैव निदर्शन, यानी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टेड सीमित दैव निदर्शन, इसमें क्या होता है कि इकाइयों का चुनाव स्वतंत्र अनियमित रूप से नहीं किया जाता, जैसा कि सरल दैव निदर्शन में किया जाता था। इसमें क्या होता है कि जो सैंपल लेने से पहले समग्र की सभी इकाइयों को पहले क्रमबद्ध कर लिया जाता है, यानी एक सीरीज में लगा लिया जाएगा, फिर उन्हें वर्गों और श्रेणियों में बांट दिया जाएगा और उसके बाद निदर्शन का चुनाव किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक गांव में 100 जातियां हैं, एक मतलब 1000 लोग रह रहे हैं और उसमें मान लो 50 जातियां हैं, लेकिन वो 50 जातियां पूरे गांव में अलग अलग छितराई हुई हैं, अलग अलग हैं, मिले एक एक लाइन में नहीं रह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप प्रत्येक को एक सीरीज में कर लीजिए ताकि
उनसे आपको जो आंकड़े मिलें उनमें बहुत आसानी हो जाए, ये कह रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ये बात कहते हैं कि इसमें इसको हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला है नियमित अंकन विधि, यानी रेगुलर मार्किंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें पहले समग्र की इकाइयों को व्यवस्थित कर लीजिए और उसके बाद निश्चित करिए कि कितनी इकाइयों का चयन करना है। आपको मान लो सबका चयन ना करना हो, एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच संख्यात्मक दूरी भी तय हो जाती है कि हमें कितने लोगों को लेना है, तो संख्यात्मक दूरी भी क्लियर हो जाएगी। यानी इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक स्कूल में 100 छात्रों के भविष्य के प्रति सजगता जानने के लिए 100 में 10वें नंबर पर, 20वें नंबर पर, तीसरे नंबर पर 40, इसी तरह 90 और 100 का चयन हम करें तो हम ये जान जाएंगे। और दूसरा क्या है, वर्गीकृत स्तरित निदर्शन विधि है, स्ट्रेटिफाइड। तो इसमें क्या होता है, दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों के गुण मिश्रित रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिश्रित निदर्शन भी कहते हैं। अब होता क्या है, इसमें समग्र की को विचार पूर्वक सजातीय वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है, यानी होमोजेनस रूप में डिवाइड कर लिया जाता है। और इसके बाद प्रत्येक वर्ग में निश्चित संख्या में दैव निदर्शन विधियों से इसका चुनाव कर लिया जाता है। अब इसके गुण हम जानेंगे कि इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पहला इसका गुण है, इस विधि के द्वारा निदर्शन निकालने वाले को निदर्शन के चुनाव में अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यानी कि अच्छी बात यह है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इसमें समग्र में प्रत्येक इकाई के स्थान प्राप्त हो जाते हैं और किसी वर्ग के छूटने की संभावना बिल्कुल रहती ही नहीं है सीमित दैव निदर्शन में। ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, वर्गीकरण जो है या वर्गीकृत जो किया जाता है वो ठीक प्रकार से करने की स्थिति में छोटी इकाइयों के प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाता है, यानी कि सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अगला, इकाइयों का प्रतिस्थापन बहुत सरल होता है। अगला, वर्गीकरण द्वारा निदर्शन का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि निदर्शन की अधिकांश इकाइयाँ भौगोलिक दृष्टि से केंद्रित हों, जिससे समय की बचत होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष क्या है कि वर्गों का निर्माण उचित प्रकार से नहीं किया जाता तो निदर्शन के चुनने में पक्षपात आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, प्रतिनिधित्व तो समानुपातिक हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि भिन्न भिन्न वर्गों का आकार में हमें अगर भिन्नता है तो समानुपात का गुण लाना बहुत कठिन हो जाता है। अगला पॉइंट है, यदि वर्गों से इकाइयों का चुनाव असामान्य हो जाता है या असमय हो जाता है तो ये भी एक खराब बात है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब तीसरा प्रकार देखते हैं, अन्य दैव निदर्शन, यानी लास्ट वाला, नंबर 3। इसके अंतर्गत मित्रों पहला नंबर है बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन मित्रों हम लोग क्या देखेंगे, पहला पॉइंट, बहुस्तरीय निदर्शन में कहेंगे बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने में इसका प्रयोग करते हैं, यानी सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ा है तो इसमें क्या होगा कि निदर्शन कई स्तरों से गुजरता है और उसके बाद उसको जो उसकी सैम्पलिंग ली जाती है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, आगे फिर देखते हैं पुनरावृत्तिक, यानी रिपीटेड निदर्शन, यानी एक बार में निदर्शन से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो तो पुनरावृत्ति की स्थिति बनी रहती है, यानी आप दोबारा भी ले सकते हो। और तीसरा है क्षेत्रीय निदर्शन। इसमें क्या होगा कि समग्र को पहले छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है। अगला है अनियमित अंकन विधि।
इसमें क्या होगा, पहले समग्र की समस्त इकाइयों की सूची बना लीजिए और उसके बाद प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा दिया जाता है। यानी कि ऐसे 1 से लेकर ऐसे करके मान लो 100 तक नंबर हैं, तो इसमें क्या होगा, पहला और 100वां नंबर छोड़कर अन्य जो 2 से लेकर 99 तक है उसमें से आप पॉइंटेड कर लीजिए, अंकित कर लीजिए, तब इसके बारे में आप जो है ठीक तरीके से जान जाएंगे। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने निदर्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी है। आशा है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे असंभावित निदर्शन पर। असंभावित निदर्शन पर यदि किसी को हमारा लेक्चर ठीक लगता है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम डेली इसमें 2 से 3 वीडियो बनाएं तो वो आप तक मिलते चले जाएं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। अगर पेड ग्रुप लेना है तो 7054161270 पर कॉल करिए। थैंक यू वेरी मच।